नमस्कार। रज्जू भैया संवाद केंद्र की परिचर्चा बच्चे हैं अनमोल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले 5 अंकों में आपने विशिष्ट डॉक्टरों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और समाज में कार्य कर रहे बुद्धिजीवियों से बातचीत की। आज की परिचर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह जी कर रहे हैं। प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह जी वरिष्ठतम राजनीति के लोगों में से हैं। प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह जी के दाहिने हाथ 2016 बैच के IAS अधिकारी कुमार हर्ष जी हैं। कुमार हर्ष जी, आपका स्वागत है। कुमार हर्ष जी के दाहिने हाथ मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठतम डॉक्टरों में से एक डॉक्टर RK गर्ग जी हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। डॉक्टर RK गर्ग न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और कोरोना काल में विभिन्न दायित्वों के साथ में आपने बहुत कार्य किया है। आज की परिचर्चा इस संभावना पर है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बार बार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या ये संभावना है कि तीसरी लहर फिर आएगी और आएगी तो बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे? अगर बच्चे संक्रमण की तरफ जा सकते हैं तो हम अभिभावकों को क्या मार्गदर्शन करें? देखिए, कोरोना महामारी का पहला जो मरीज है वो वुहान, चाइना में, चीन में एक जगह है जहां ये 19 दिसंबर 2019 को ये पहली बार पहला केस मिला था। भारत में पहला केस मिला है जनवरी 2020 में और उसके बाद करोड़ों लोग भारत में कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा अभी जानते नहीं हैं, तो ये एक संभावना ही है। मेरा तो मत ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरी लहर आए ही, लेकिन तीसरी लहर नहीं भी आती है या नहीं आती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है और अपने बुजुर्ग और जो अधिक उम्र के हमारे नागरिक हैं वो तो इससे प्रभावित होंगे ही होंगे अगर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही प्रभावित होंगे। तीसरी लहर की संभावना तो रहती है और तैयारी हमको अपनी पूरी रखनी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुमार हर्ष जी, कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत काम किए। प्रशासन ने पूरी योग्यता के साथ में इस पे तरह तरह के निर्णय किए, तरह तरह से लोगों को सहयोग किया और हमारे अभिभावकों को क्या रास्ता देखना चाहिए, इस पे मार्गदर्शन करें। आपको पता होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से PQ बेड्स की स्थापना की जा रही है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट्स दे दिए गए हैं कि कहीं 50, कहीं 100 बेड्स PQ के होने चाहिए, क्योंकि आगे कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। अभी पिछले ही सप्ताह मेडिसिन किट्स का वितरण शुरू किया गया है बच्चों में, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन है कि अगर ये चीज़ नहीं भी आती है देन ऑल्सो वी आर रेडी फॉर इट। और ये जितने भी मेडिसिन्स हैं ये एक तरीके से आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे बच्चों की और फोर्टिफाई करेंगे उसको और उनको बेहतर तैयार करेंगे फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन द फ्यूचर। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखी और बेड्स की कमी देखी, अब बहुत हद तक उससे निपट लिया गया है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ थे सेकेंड वेव में कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस तो हो रहा था बट पहुंच नहीं पा रहा था एंड यूज़र के पास, उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है। स्टेट लेवल पर बहुत ही एक अच्छा सिस्टम ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का बना लिया गया है, जिससे रियल टाइम बेसिस में हमें पता होता है कि हर दिन कौन से ज़िले में किस हॉस्पिटल में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कहाँ अगले दिन क्या रिक्वायरमेंट होगी। इससे ब्लैक मार्केटिंग सिलेंडर्स की या होर्डिंग, ये सब जो चीज़ें निकल के आई थी कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में, वो चीज़ें अब फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ऑल इन ऑल तैयारी पूरी है हमारी थर्ड वेव को लेके। नहीं आए बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड एज, जैसे कि डॉक्टर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है।
धन्यवाद कुमार हर्ष जी। प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह जी, आपका तो पूरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित रहा। बच्चे अलग प्रवृत्ति के होते हैं। 5 साल, 7 साल, 9 साल के बच्चे वो अकेले अपने आप को नहीं रख सकते हैं, उन्हें माँ बाप के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुरूप उनको कैसे हम लोग प्रशिक्षित करें और कैसे सुरक्षा उपायों की तरफ बढ़ाएं, इसमें अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सबसे पहले तो सौरभ जी, मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की पहल की है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों पर इसका असर हो, ये प्रभावी हो, ये म्यूटेंट ऐसा है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम कतई ये मान के ना चलें कि बच्चों पर प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये मान के चलेंगे तो कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें ये निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि आएगी, प्रभावी हो सकती है, और सब तरीके की तैयारी हमें करनी चाहिए। अपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने उन पुरानी लहर के कुछ सारे अनुभवों को साथ जुटा करके इस बार पूरी ताकत के साथ नई तैयारी की है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी काम सरकार चाहे कितना करे, बगैर समाज के सहयोग के वो पूरा नहीं हो सकता है। कि बच्चों के अभिभावकों को भी चिंता करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर श्यामनंदन जी। डॉक्टर साहब, तो आप तो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे तो और कोमल होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? अभिभावक का रुख कैसे हो, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है और माँ को अगर आप दूर करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है पिछले दिनों। लेकिन इधर स्थिति कुछ बेहतर है। बेहतर इस माने में है कि पिछली लहर में, 2 लहर में ज़्यादातर लोग, आंकड़े कुछ भी बताएं, ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। नंबर 1, तो वो वायरस से एक्सपोज्ड हैं, तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी उनके अंदर बनी है। दूसरा, अगर वो वायरस से एक्सपोज्ड नहीं है, बीमार नहीं हुए हैं कोरोना से, तो भी वो वैक्सीनेटेड हैं। आपने एक सवाल पूछा साहब कि अब क्या करें, उनको कैसे बच्चों को बचाएं। तो बच्चों को बचाने का तो एक जो महत्वपूर्ण वो है कि भाई अभी ये थोड़ा सा ख़तरनाक होगा कि बच्चों को बाहर खुला छोड़ दिया जाए, और बच्चों के साथ अगर वो मिले जुलेंगे तो इन्फेक्शन, संभावना ये है कि संक्रमण घर में लाएंगे। तो इसलिए निगरानी रखने की ज़रूरत है, उनको आइसोलेट करने की, उनको अलग रखने की ज़रूरत है, उनको इन्फेक्शन से बचाने की ज़रूरत है। हमारे ख्याल से तीसरा संक्रमण भी हम लोग को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए बिना ही निकल जाएगा, तीसरी लहर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुमार हर्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने विशेष आदेश जारी किए, सारे तरह के स्मशान घाटों पे सुविधाएं, जो जिनके साथ लोग नहीं आए उनके अंतिम संस्कार की गई। इस पे सरकार कैसे अधिक से अधिक तेज़ी से काम करते हुए व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएगी, इसमें आप मार्गदर्शन करें। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, ना सिर्फ अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में भी, दोनों जगह बहुत है, और इसमें क्लास का भी डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब तबके का ही है तो उसमें हेजिटेंसी है। हेजिटेंसी आपको इन ऑल क्लासेस आपको मिलेगी, और उससे लड़ने की ज़रूरत है हम लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें रोल प्ले करते हैं वो लोकल इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, सोशल लीडर्स हों, या उसी मोहल्ले के कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हों, या लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हों। तो उनको हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की तरह लेके यूज़ करते हैं। एंड वेन एवर दे गेट वैक्सीनेटेड, जब भी ये इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को वैक्सीनेट करते हैं पब्लिकली और लोगों को बताते हैं कि इसकी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये देखने को मिलता है कि वैक्सीनेशन रेट्स जो हैं वो दे डू गो अप। अभी रिसेंटली बाराबंकी में ये हुआ कि काफ़ी लोकल इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके
स्थानीय प्रशासन ने वैक्सीनेशन रेट्स को बहुत ऊपर किया। इनफैक्ट पूरे देश में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। जो अभिभावकों के लिए आपने प्रश्न पूछा, जो छोटे बच्चों के अभिभावक हैं, तो जैसे ही इसमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज हम लोग कवर कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ देम विल बी सेफ। मतलब अगर 50% से ऊपर ऐसे अभिभावकों को हम कवर कर लेते हैं वैक्सीनेशन से, तो ऑलरेडी एक सेफ्टी लेयर बन जाएगी। तो ये मतलब बिल्कुल ही क्लियर है कि वैक्सीन्स डू वर्क, और उसमें इन्फेक्शन होने के बावजूद भी मोर्टालिटी के चांसेस बहुत ही स्लिम हैं। तो इसमें क्या सरकार वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड के बीच में कोई एक लेयर खींचने की योजना बना सकती है, जिससे जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी पहचान सकें कि इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया? जैसे ज़्यादातर ऑफिसेज में एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ पे मैंडेटरी कर दिया कि आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो सैलरी नहीं देंगे, तो वैक्सीनेशन हो गया। तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई पार्टीशन लेयर ड्रॉ हो सकती है क्या? इसमें तो सरकार का जो इसमें इंटेंशन है दैट इज़ 100% वैक्सीनेशन, पूर्ण हमको वैक्सीनेशन करना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से और लोकल एनकरेजमेंट से और बिहेवियरल चेंजेस से ही हम इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको जो है दूसरे मेथड से हम शायद इसको 100% ना कर पाएँ, एनफोर्समेंट से उसको बहुत ज़्यादा हम लोग ना कर पाएँ, बट जो एनकरेजमेंट की और बिहेवियरल चेंजेस से है उसको हम इसको लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ये सारे मेथड्स वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इनका प्रयोग हुआ है वैक्सीनेशन रेट्स काफ़ी ऊपर गए हैं। धन्यवाद कुमार हर्ष जी। प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह जी, कुमार हर्ष जी की चर्चा से विषय निकल के आया कि समाज के वो लोग जो प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाज में किसी तरह की लीडरशिप कर रहे हैं, उनके एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे संदेश देंगे कि एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और वो समाज में जागरूकता लाएं? ये बात सही है कि जिन क्षेत्रों में हेजिटेंसी है वहाँ थोड़ा जाना समझाना मुश्किल होता है, लेकिन उस क्षेत्र के जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, उस क्षेत्र के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ धार्मिक लीडर्स हैं और भी कुछ सामाजिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो अगर उन क्षेत्रों में जाएंगे, उनको समझाएंगे तो समझ भी रहे हैं लोग। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हर बूथ पर जाकर के वहाँ के लोगों को समझाएंगे कि वे खुद वैक्सीन लगवाएं और आगे जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं के साथ मिलकर के क्या क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाएं, और ऐसे क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के लोगों को समझाएं, महिलाओं को समझाएं। बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए घर के अंदर। जो अभिभावक हैं उन्हें बच्चों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए, घर में बच्चों के साथ उनकी चर्चा होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उनको भी बचाव करके रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह जी। समाज के सभी लोग सक्रिय हो जाएं। कोरोना की तीसरी लहर भी हम उसी मजबूती से उसके लिए दीवार की तरह खड़े होंगे और उसको रोकेंगे। न बच्चे संक्रमित हों, न बच्चों पे किसी तरह की विपदा आए, ऐसी विद्या भारती की संकल्पना है। अगली परिचर्चा में अगले 7वें खंड में हम पुनः अगले मंगलवार को उपस्थित होंगे। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट वक्ताओं के साथ आप उस परिचर्चा को जरूर सुनें। धन्यवाद, नमस्कार।